चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनता दरबार लगाया जा रहा है और ये जनता दरबार हरियाणा निवास के अंदर लगाया जा रहा है और लोग सीधे आकर के मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो खासतौर से यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लोग सीधे अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं। हरियाणा निवास के अंदर ही ये पूरा जनता दरबार यहाँ पर लगाया जा रहा है और जो भी लोग यहाँ आकर के अपनी समस्या के बारे में बता रहे हैं उन तमाम समस्याओं को मुख्यमंत्री की तरफ से सुना जा रहा है और साथ ही साथ तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री को जो भी आदेश मुख्यमंत्री का होता है जनता की समस्याओं को लेकर के उसको यहाँ पर सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत ही कार्रवाई को लेकर के निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं अगर बात की जाए। और इसको लेकर के जो तमाम लोग हैं वो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़े हैं और उनकी तरफ से लगातार जो समस्याएं हैं उन्हें सुनी जा रही है। एक एक करके लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और मुख्यमंत्री उन समस्याओं के निपटारे को लेकर के अधिकारियों को आदेश देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अधिकारी उस समस्या को यहाँ पर पहले समझ लेते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष उस समस्या और उसके समाधान के साथ यहाँ पर निपटान किया जा रहा है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर बलदेव सिंह सिरसा का आमरण अनशन लगातार जारी है। आज किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा का हालचाल जानने के लिए, उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए सीएमओ सिरसा यहां पर पहुंचे हैं और जो पिछले दिनों चेकअप्स हुए थे उनकी मेडिकल जांच भी रिपोर्ट्स भी वो यहां पर लेकर आए हैं। फिलहाल उनकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच की जा रही है, उनसे बात की जा रही है और हम तस्वीरों में दिखाते हैं आपको कि बलदेव सिंह सिरसा इस वक्त जो है सीएमओ से बात कर रहे हैं। क्या उनको मेडिकल कंडीशंस हैं, किस तरह की मेडिकल कंडीशंस हैं, हम उनसे जानते हैं। बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। बलदेव सिंह जी क्या कहेंगे, आपकी सेहत फिलहाल कैसी है, अब ठीक है आप? देखिए 18 तारीख को मैं बैठा हूँ, उस दिन इन्होंने मेरा मेडिकल नहीं किया। 19 तारीख को सुबह इन्होंने वेट किया मेरा जो 84.5 किलो था। 19 तारीख शाम को किया तो 80.5 किलो है। उसके बाद इनकी मशीन जड़ी है वो क्या बता रही है सारा कुछ, बल्कि मैडिकल जड़ा कोई रिपोर्टां नहीं आ रही। लेकिन सरसे का SP कल साडी कमेटी नूं ये गल कहंदा कि बलदेव सिंह सरसे की मौत हुई तो मैं तुहाडे ते परचा करूँगा। इस SP नूं तुहाडे चैनल के माध्यम राहीं मैं दस देना चाहुंदा कि सरसे नूं संयुक्त मोर्चे ने जबरदस्ती नहीं बिठाया। मैं अपनी मर्जी ना बैठा। बलदेव जी आपकी सेहत फिलहाल अब कैसे है, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखो मेरी सेहत कुछ भी हो, मैं बिल्कुल चढ़दी कला च और मैं खुशी महसूस करांगा कि मेरी ये जिंदगी वो एक मानवता दे बचाओ वास्ते जे लेखे लगती है तो मैं समझांगा कि मैं बहुत कर्मा वाला, मेरी जिंदगी सफल हो, मेरा आया सफल हो गया। तो बिल्कुल बलदेव सिंह सिरसा की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक गिरफ्तार किए किसानों की रिहाई नहीं होती तब तक वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस आमरण अनशन के दौरान उनकी मौत भी हो जाती है तो उसकी भी इनको परवाह नहीं है। फरीदाबाद के खोरी गांव में 5वें चरण की तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। वहां नगर निगम की पॉपलैंड जो है वो तमाम संसाधनों के साथ नगर निगम वहां पे पहुंचा हुआ और लगभग बात करी जाए तो देखिए पूरा इलाका जो है ये खोरी गांव का है और ये 30% जो है वो कार्रवाई अभी तक सिर्फ नगर निगम की यहाँ पे पहुंची है क्योंकि वहां से नगर निगम ने शुरू किया था और इसके बावजूद आगे की ओर जो है वो नगर निगम का दस्ता बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पहले नगर निगम में जो है वो JCB मशीनों का सहारा से जो है वो इन मकानों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आगे की ओर चलते चलते जो है वो अब जो है वो पॉपलैंड मशीनों का जो है वो पूरे तरीके से सहारा लिया गया और आज जो है वो 5वें चरण की तोड़फोड़ है। 5वें चरण की तोड़फोड़ की कार्रवाई
फिलहाल जारी है। 2 दिन तक जो है वो ये कार्रवाई रोकी गई थी, क्योंकि एक दिन तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ फरीदाबाद पहुंचे थे, वहीं दूसरे दिन बारिश के चलते इस कार्रवाई को पूरा नहीं किया गया। लेकिन आज जो है वो पूरे तरीके से जो है वो नगर निगम का दस्ता और पुलिस टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई है और पूरे इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन अभी तक की बात करी जाए, देखिए स्थानीय लोग जो है वो यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। हमको साफ दिखाई दे रहे हैं वहाँ सामने जो है वो तंबू गाड़ करके लोग आज भी यहीं पे ही बैठे हैं, आज भी यहीं पे ही रुके हुए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की बात माने तो पुलिस प्रशासन जो है वो पहले इन लोगों को यहाँ से जो है वो मकानों को खाली करवाना चाहता है और मकानों को तोड़ने के बावजूद इन लोगों को शिफ्ट करने का प्रावधान करा जाएगा। हालांकि देखिए ये बराबर में ही राधा स्वामी सत्संग व्यास है, यहाँ पे जो है वो नगर निगम की टीमें जो है वो यहाँ पे कैंप लगाया गया था, अस्थायी तौर पे कैंप लगाया था। लोगों को बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया था कि रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। खाने की व्यवस्था भी जो है नगर निगम की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी तक इस तरीके से 30% की आसपास जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उसमें से जो है वो सिर्फ मात्र 200 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया और 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है वो यहाँ पे अपना मकान के लिए आवेदन भरे थे। लेकिन अभी भी लोगों के जहन में एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है कि आखिर इन लोगों के आशाएं तो टूट चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों को ये डर सता रहा है कहीं जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत उनको मकान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये लोग नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि जो है उनको ये मिलेगा सर्टिफिकेट की तरफ से, यानी कि बात कर जाए कुछ ऐसा पुख्ता दस्तावेज जो है वो नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन लोगों के जो है वो मन से वो संशय निकल पाए कि इन लोगों को मकान मिल पाएगा। हालांकि आज जो है वो 5वें चरण की तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है और 6ठे और 7वें चरण में जिस समय नगर निगम की टीमें आगे की ओर बढ़ेंगी तो उस समय बाकायदा यहाँ पे सीआरपीएफ की टुकड़ियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आगे की ओर नगर निगम का जो है वो दस्ता बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा संशय जो है वो, कहीं बात करी जाए पूरा जो सेंसिटिव जोन है उसमें नगर निगम का दस्ता बढ़ता जा रहा है, तो इसके चलते पुलिस पूरे तरीके से एहतियात बरते हुए। सोनीपत से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को पहले लॉटरी का झांसा दिया गया और उसके बाद उससे 1 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी हुई। किसी ने सच ही कहा है कि पैसों का लालच बड़े बड़ों को ले डूबता है। सोनीपत से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक महिला ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने 1 करोड़ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर बैठी और बड़ी आसानी से ठगी का शिकार हो गई। हालांकि ठगी का ये मामला करीब 1.5 साल पुराना है, लेकिन देर से ही सोनीपत की CIA-1 पुलिस ने ठगी के इस मामले को आखिरकार सुलझा ही लिया। 2019 में सेक्टर 14 में सरिता राठी करके एक लेडीज थी, उसके पास एक कॉल आई थी कि भाई आपकी लॉटरी निकली है और आप लॉटरी कैश ले सकते हैं। इस पर जो ठग थे, जो जालसाज थे, उन लोगों ने अलग अलग बहाने बना के फीस के नाम पे, कभी प्रोसेस फीस के नाम पे उससे करीब 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए ठग लिए थे। और इस संदर्भ में 2019 में 326 नंबर FIR दर्ज हुई थी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में, जिसकी जांच हम कर रहे थे। हमें कल जो इसका मेन सूत्रधार है अखिलेश कुमार तिवारी, उसके बारे में सूचना मिली थी और हमने इसे अम्बाड़ा कैंट से गिरफ्तार किया है। दरअसल सोनीपत सेक्टर 14 की रहने वाली युवती को शातिर ठगों ने सितंबर 2019 में कॉल की थी। महिला की 2.75 करोड़ की लॉटरी निकली है और पैसे निकलवाने के लिए उसे कुछ और पैसे जमा कराने पड़ेंगे। शातिर ठगों ने महिला से पैसे तो जमा करवा लिए, लेकिन महिला तक लॉटरी की रकम नहीं पहुंचाई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कानपुर के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अखिलेश कुमार तिवारी कानपुर का रहने वाला है और उसके गिरोह में अन्य भी हैं, जिसको हम आज पुलिस रिमांड पर ले रहे हैं। अन्य साथियों पता करेंगे और जो भी रिकवरी है वो रिकवरी की जाएगी। सर कैसे करते थे ठगी, कुछ पीछे की कहानी? इनका तरीका यही था कि अलग अलग नंबर पे कॉल करते थे। अगर जो भी टारगेट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ ये लॉटरी मेरी निकली है, तो प्रोसेस फीस के बहाने या किसी फॉर्म के बहाने ये पैसे ठगते थे। सर जो महिला ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए हैं वो कैसे इनको दिए थे? कैश दिया था या फिर? कुछ कैश दिया था, कुछ खातों में ट्रांजैक्शन होता, लेकिन जो खाते थे फर्जी आईडी थे। लॉटरी के नाम पर ठगी का ये तरीका कोई नया नहीं है। पिछले 6-7 सालों में ठगी के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि ठगी का शिकार होने से बचें। किसी भी स्कीम पर विश्वास करने से पहले एक बार उससे संबंधित डिटेल्स जरूर देख लें। लॉटरी के नाम पर ठगी करने का ये तरीका कोई नया नहीं है। पिछले 6-7 सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए किसी भी स्कीम पर विश्वास करने से पहले एक बार उसकी जरूरी डिटेल जरूर पढ़ें।
पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि इस त्योहार के बीच कोरोना नियमों की धज्जियां न उड़ाई जाए। आज देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। कोरोना के चलते इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में बंदिशें लगी हैं। लोगों से घरों में ही इस त्योहार को मनाने की अपील की गई है। कोरोना के चलते लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ी और उसके बाद कुर्बानी की तैयारी करी। ईद उल अजहा की तरफ से मेरे पूरे मुस्लिम बहन भाइयों को और हिंदू समाज को सबको ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद उल अजहा का अच्छा त्यौहार है ना। हम लोग बकरा ईद के दिन कुर्बानी का त्यौहार मनाते हैं ये। और ये जो ईद उल अजहा का मतलब जो गाइडलाइंस जो सरकार ने दी थी, जो प्रशासन की तरफ से थी हमारे लिए, हमने इसका पालन करा है। पटना में नमाज ईदगाह या मस्जिद में नहीं अदा की जाती। पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वो घर में रहकर नमाज पढ़ें। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में लोग अपने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक के साथ साथ गाय, ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। केरल सरकार ने बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी। आंध्र प्रदेश में भी सरकार ने लोगों से बड़ी सभाओं से बचने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि ईदगाह या खुले स्थानों पर नमाज अदा न की जाए। असम सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 5 जिलों में कर्फ्यू का ऐलान किया। ईद के दिन भी मस्जिद में धर्मगुरु समेत सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। कोरोना की गाइडलाइन मतलब ये है कि रखी है हमने, उसका एहतियात रखा है पूरा। तो मस्जिदों में 4-5 लोगों ने नमाज पढ़ी है। कुछ मस्जिदों में 10-12 पढ़ी होगी, बाकी लोगों ने घरों में पढ़ी है नमाज। सरकार के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ त्योहार बनाने की अपील की। दिल्ली की जामा मस्जिद में इस अपील का असर दिखा। लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी जगह जगह पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। आज के दिन कई शहर बंदिशों में बंधे हैं, तो कई शहरों में लॉकडाउन में ढील के बावजूद लोग घर में ही नमाज अदा कर रहे हैं। किसानों का धरना लगातार जारी है। सिरसा के लघु सचिवालय के गेट पर किसान धरने पर बैठे हैं। ये लघु सचिवालय का गेट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, रास्ता बंद किया गया है और यहाँ पर किसान जो है बड़ी संख्या में बैठे हैं। यहाँ पर किसानों ने मोर्चा लगाया हुआ है और बलदेव सिंह सिरसा जो है भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हैं। बारूखेड़ा जी, आज क्या कार्यक्रम रहे, इनकी तबीयत कैसे है, फिलहाल क्या स्थिति? तबीयत हमारे आगू नेता सरदार बलदेव सिंह सिरसा को आज चौथा दिन हो गया और 80 साल इनकी उम्र है। तो स्वाभाविक बात है कि एक अगर यंग बंदा भी 2 दिन खाना ना खाए तो उसकी भी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इनकी तो एज भी ज़्यादा है, तो इनके यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है, शुगर लेवल इनका डाउन हो गया है, वजन इनका कम होना शुरू हो गया है। अब पहले जो ये इतनी बुद्धि के साथ चल सकते थे, अब इनको पकड़ के इधर टॉयलेट में जाना होता तो उठा के लेके जाना पड़ता है। अपने आप सहारे के बगैर ये नहीं चल सकते। तो इतनी बुजुर्ग की हालत ख़राब हो रही है। इसका सीधा सीधा जिम्मेवार यहाँ का DC और यहाँ का SP जिम्मेवार होगा और यहाँ की सरकार जिम्मेवार होगी। ये जो अभी डॉक्टरों ने चेकअप किया है, पहले हमारे को रिपोर्ट भी ये नहीं दे रहे थे, तो आज उनसे बात हुई है तो अब ये रिपोर्ट देने को तैयार हुए, बोले हम रिपोर्ट आपको दे देंगे जो भी है। तो हालात जो बनते जा रहे हैं वो प्रदेश के अंदर नाजुक हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग किसान नेता जो संयुक्त मोर्चे का लीडर है बैठा है और लोगों के अंदर पेशाब जो बढ़ता जा रहा है। आज इसी को लेके हमने 2 घंटे की कॉल दी थी। 2 घंटे, एक तो कोइया टोल प्लाजा है, भावदीन टोल प्लाजा है और पंजवाना जो हमारा लंगर चल रहा है शुरू दिन से, वहाँ पे 2 घंटे के लिए 9 बजे से 11 बजे रोड जाम किया जाएगा और उसके बाद सारे साथी यहाँ आएंगे। कल जो है संसद कूच का हमारा प्रोग्राम बना है संयुक्त मोर्चे का, तो सारे लीडर कल वहाँ जाएंगे। इसलिए एक दिन का प्रोग्राम हमने डिले भी किया है कि क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है वो 3 काले कानून है, उनको लेके जो संसद का कूच का जो प्रोग्राम बना है उसको कल सारे लीडर वहाँ व्यस्त होंगे। 24 तारीख को रणवीर गंगवा के घर का घेराव का वहाँ पे इशार के साथ भी उन्हें ऐलान कर दिया है। अब चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आप जब भी कहोगे
तो हरियाणा भर से लोग यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। हम इनको आज देख रहे हैं, कल का संसद कूच है वो देखते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे बहुत बड़ा कट होगा और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के जत्थे यहाँ पे शुरू होंगे, जो इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरे दौर की बैठक हुई थी, क्या आज दोबारा कॉल आई है प्रशासन की तरफ से बातचीत के लिए? आपको कोई बुलावा अभी फिलहाल आया? नहीं, आज हमारे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। कल बातचीत हुई थी, उसमें गोलमाल बात कर रहे हैं, कोई संतुष्टिपूर्ण उन्होंने जवाब दिया नहीं है। ये बोले जी कोर्ट में चले जाओ। हमने कहा कोर्ट में जाना होता तो यहाँ क्यों आते? ये मामला कोई अपराध का मामला नहीं है, हमने कोई अपराध करके जेल में नहीं, ये कि गिरफ्तारी है वो राजनीतिक की गिरफ्तारी है, सरकार ने गिरफ्तारियाँ की है, कोई अपराध करने के बेस पे गिरफ्तारियाँ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने बताया कि किस किस तरह से यहाँ पर किसानों के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हाईवे जाम किए गए और आगे किस तरह से कार्यक्रम होंगे इसकी जानकारी दी। इसके अलावा बलदेव सिंह सिरसा जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, इस बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन के समीप बने अंडरपास से एक युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये युवक अंडरपास में बारिश के पानी में 2 दिन पहले डूब गया था। हरियाणा के कई शहरों में बरसात आफत बनकर बरसी है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये बरसात कईयों के घरों को उजाड़ चुकी है तो कई लोगों की जान भी ले चुकी है। दरअसल बीते दिनों हुई भारी बरसात के चलते कई शहरों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई थी। उनमें से एक तस्वीर बहादुरगढ़ में रेलवे अंडरपास की थी। बहादुरगढ़ के अंडरपास में प्रशासन के दावे पानी के साथ बह गए। ये वही दावे थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारे इंतजाम मुकम्मल है, और इन्हीं दावों की सच्चाई एक जीते जागते इंसान को मौत के मुंह में ले गई। जिनके परिजन मौके पे हैं और बॉडी को उठा के इनको पोस्टमार्टम करवा के घरवालों के हवाले किया जाएगा। कैसे क्या हुआ था ये अंडरपास के नीचे पानी भर गया था, जिस वजह से ये अंडरपास पार करने के लिए निकला था, तो पानी ज़्यादा होने के कारण ये पानी में डूब गया। करीब 2 दिन हो गए, करीब 2 दिन से पानी भरा हुआ था और प्रशासन पानी निकालने के लिए लगा हुआ था। अब जैसे पानी कम हुआ है तो आज ये बॉडी मिली है और इसके बारिश होने आगे शनाख्त कर ली है। दरअसल 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में भारी बरसात हुई थी। इस दौरान रेलवे अंडरपास में करीब 17 फुट तक पानी भर गया था, तो वहीं साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस पानी में डूब गया। 2 दिन तक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की गई। तीसरे दिन कहीं जाकर युवक का शव अंडरपास से बरामद किया गया। मुझे घर से निकला था काम के लिए और फिर 3 दिन हो गए घर पहुंचा ही नहीं। हमने तो 19 तारीख ने शाम ने रिपोर्ट भी लिखवा दी थी थाने में, गए भी थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे तो लें दो, वो शायद हो कहीं पा जाए, ठीक है। और यहाँ जो पानी के पास जो कई बार आया है अंडरपास में, तो पब्लिक ने, पुलिस वालों ने ये बजाया भी है यहाँ से भाई तलाजा पानी ज़्यादा है, ठीक है। मौके पे थे जो, तो इसने नहीं मानी किसी की भी कि मैंने पार करना है, ठीक है। रास्ते में इसका कोई सांस फूल गया पानी के अंदर। ये हादसा न सिर्फ प्रशासन के खोखले दावों को उजागर करता है, बल्कि उस व्यक्ति की लापरवाही को भी बयां करता है जिसके अंडरपास में डूबने से मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक व्यक्ति को आसपास के लोगों ने अंडरपास से ना जाने के लिए कहा भी था, बावजूद उसके व्यक्ति ने किसी की एक ना सुनी। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन इस हादसे के बाद बरसात के पानी से पैदा होने वाली समस्याओं को लेकर क्या कदम उठाएगा। तो वहीं ये हादसा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी है कि प्रशासन ने बारिश के पानी से बचने के लिए क्या इंतजाम किए थे। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस हादसे से सबक लेने के बाद क्या कदम उठाता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर नगर निगम ने बैठक की। बैठक में गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर, गुरुग्राम मेयर सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान जलभराव की समस्या और उसके समाधान पर चर्चा की गई। यह है साइबर सिटी गुरुग्राम।
जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जारी है। ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह गुरुग्राम की इमारतें गगन को चूम रही हैं, वैसे ही यहाँ विकास की बयार बहे, लोगों को सुविधाएं मिले। लेकिन इन गगनचुंबी इमारतों से नजर हटकर जब धरातल पर जाती है तो दिखता है कि विकास की बयार कब बहेगी ये तो पता नहीं, लेकिन पानी की नदियां जरूर गुरुग्राम में बह रही हैं। ऐसे में मानो गुरुग्राम खुद अपनी दशा पर पानी पानी हो रहा है। लेकिन बात इतनी ही होती तो बात और थी। हालात तो ये हैं कि इस पानी पानी हुए गुरुग्राम में लोगों की डूबकर मौत भी होने लगी है। दरअसल गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। अब जब लोगों की जान पर बनाई तो शासन प्रशासन की भी नींद खुली और शहर में जल भराव की समस्या पर नगर निगम मेयर ने अधिकारियों की एक गंभीर बैठक बुलाई। शहर में जल भराव से पार्षदों और अधिकारियों में कितना गुस्सा था, मीटिंग में वो सारा देखने को मिला। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में मेयर मधु आजाद को ये आइडिया लग गया कि शहर में कितना पानी भरा है। ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया कि अब शहर में जल भराव की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। जो हमारा पुराना शहर था, नए शहर में आपने देखा होगा कि इतना पानी जल भराव नहीं हुआ। तो वो ये था कि भी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम थे, जो हमारा पुराना शहर जो बसा हुआ है, जो उसके ड्रेनेज सिस्टम है या जो उसके शीवर्स हैं, उसमें बहुत छोटे पाइप्स डले हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारे को ये दिक्कत आई है। इसी के लिए आज मैंने ये मीटिंग रखी है कि आगे से जो हमारा कल जो शुरुआत हुई है बारिश हमारे उसमें वो ज़्यादा ml की हुई है, 185 के करीब के हुई है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। ऐसी बारिश अगर हमारे चंडीगढ़ में भी होती तो वहाँ भी इस तरीके का ज़रूर होता। इतना ही नहीं, जो नगर निगम कमिश्नर पहले ये बोल रहे थे कि जहाँ भी जल भराव होगा, जिसके अंडर वो एरिया होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब पानी को क्या पता कि जहां वो जा रहा है वो किसका एरिया है। तो पानी नगर निगम कमिश्नर के एरिया में भर गया। इसके बाद कमिश्नर साहब का क्या कहना है, खुद ही सुन लीजिए। काम हुआ है, काम होने के बाद जैसे रेन आई है, उससे हम अगला लेसन लिया कि कल कहाँ कहाँ कमी रही। वो कमियाँ जैसे अल्पाइन स्कूल के पास थी, कई जगह नई कच्ची ड्रेन भी बनानी पड़ी, पानी निकालने के लिए नए रास्ते खोजे गए, वो कल इजाद किया गया। और जो अगली बारिश आएगी निश्चित रूप से उसको बड़ी सक्षमता से और अच्छे से निपटा जाएगा। लेकिन आपके तौर पर साफ किया गया था कि जिस भी क्षेत्र में पानी भरेगा उसके संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे। क्या ऐसे किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभी पानी निकला है, अभी अधिकारी काम भी कर रहे हैं। पूरी रिपोर्टिंग आने के बाद जहाँ कहीं किसी का लैप्स होगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। चलिए साहब, जब अपने पर बात आई तो कह दिया कि जल्द ही सब ठीक कर देंगे। बहरहाल तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा गुरुग्राम शहर धरातल पर पानी पानी है। मगर सवाल तो ये है कि ये हाल पहली बार तो नहीं है। हर बार बरसात में गुरुग्राम की ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। तो फिर शासन प्रशासन क्यों तैयार नहीं रहता? क्यों हर बार एक ही तस्वीर देखने को मिलती है? सवाल बड़ा है और जवाब शासन प्रशासन के पास ही है। हालांकि ये बात अलग है कि वो जवाब देना नहीं चाहते। हर साल गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं और हर बार गुरुग्राम जिला प्रशासन तमाम दावे करता है। वहीं इस बार भी बैठक के बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने दावा किया है कि अब आने वाले दिनों में शहर में जलभराव नहीं होगा। ऐसे में देखना ये होगा कि अब किए गए दावे कितने कारगर साबित होते हैं।